नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। मंथन आज सबसे ज़्यादा अगर करने की ज़रूरत है तो वो विपक्षी दलों को है। कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी और तमाम वामपंथी दलों को मंथन करने की ज़रूरत है। अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब कुछ ही मिनट पहले, प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ख़त्म किया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संतुष्टिकरण करती है, कांग्रेस तुष्टिकरण करती है। कांग्रेस को उन्होंने मुस्लिम माओवादी पार्टी बता दिया। ये एक नई टर्मिनोलॉजी, एक नया टर्म उन्होंने दिया, मुस्लिम माओवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को। ये सब प्रधानमंत्री इसलिए कह पाए क्योंकि बिहार के चुनाव के नतीजे अब लगभग साफ हो चुके हैं। अपवादों को छोड़कर भी टैली बदलने वाली नहीं रही। 202 एनडीए और महागठबंधन 35 सीटें, और ओवैसी की एआईएमआईएम 5 सीटें। पिछला वाला ही लगभग प्रदर्शन ओवैसी ने दोहराया है। अगर आप देखें तो ओवैसी, चिराग पासवान, आरएसपी के कुशवाहा जी, हम के मांझी जी, ये सब अपने पुराने प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करते नजर आए। सीमांचल में बार बार ये कह रहे थे ओवैसी साहब, चिट्ठी भी लिखी कि भैया हमें महागठबंधन में शामिल कर लो। पता नहीं किस पीनक में थे आरजेडी या कांग्रेस के नेता के ओवैसी को भाव नहीं दिया। पिछली बार भी वो 5 सीटें जीते थे और इस बार भी 5 सीटें जीत गए। 4 विधायक उनके आरजेडी में चले गए थे। तो पूरी तरीके से बिहार के इतिहास में मुझे नहीं लगता इतना प्रचंड बहुमत किसी एक पार्टी को अब तक मिला हो, मुझे नहीं लगता। पर खच्चे उड़ गए विपक्ष के। जब ये एग्जिट पोल आ रहे थे तो एग्जिट पोल में ज्यादातर 10 एग्जिट पोल थे, उसमें 8 के आंकड़े कुछ ऐसा ही थे लगभग, और उसमें 3-4 के आंकड़े तो 200 पार थे। उस वक्त मैंने कहा था कि अगर ऐसा ही ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट हुए तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव को दिल्ली में फ्लैट लेके अब चुपचाप जीवन काटना चाहिए। राहुल गांधी को भी राजनीति से मुक्ति ले लेनी चाहिए। वामपंथियों को जंगल में चले जाना चाहिए। बहुत भयानक स्थिति हुई, भयानक। मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि विपक्ष के लिए बहुत ही भयानक और शर्मनाक हार। कुछ भी कोई कहे, लेकिन इससे शर्मनाक हार क्या होगी। और इसके उलट एनडीए की सुनामी, बीजेपी और नीतीश कुमार की सीटों में भारी उछाल। एनडीए की सुनामी, बीजेपी 89, भूतो न भविष्यतो, इससे पहले बिहार में इनका कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं रहा, और जेडीयू 85, 43 से 85, बीजेपी 74 से 89 और जेडीयू 43 से 85। एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी 19 सीट 29 लड़ी, हम 5 लड़ी 5 जीती, आरएलएम 5 लड़ी 4 जीती। ओवैसी साहब भी अच्छा खासा सीमांचल में कांग्रेस और आरजेडी को निपटा दिए। और कांग्रेस पिछली बार 70 लड़ी थी, 19 पाई थी, इस बार 63 लड़ी 5 पाई। अभी 6 दिखा रहा हमारे इस टैली में। आरजेडी 25, वीआईपी 0, सीपीआई 3, सीपीएम 1। पिछली बार 30 सीटें, केवल लगभग 30 सीटें वामपंथी संगठनों ने जीती थी। बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार हैं, अगले 5 साल के लिए फिर नीतीश कुमार हैं, इस बात पर मुझे थोड़ा संदेह है। अब आज जश्न के दिन मैं ऐसी बात कर रहा हूं तो जेडीयू वालों को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन आज जितने चैनलों ने सुबह से लेकर शाम तक अब तक विश्लेषण किया है तमाम अलग अलग एंगल पर, उन तमाम एंगल पर प्रधानमंत्री देखिए गमछा ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बिहार का ये है कि घूम गया गमछा। यूथ आइकॉन के रूप में कभी तेजस्वी यादव ये करते थे, प्रधानमंत्री भी। अब राहुल गांधी और मुकेश सहनी तालाब में डुबकी लगाए, मछली पकड़े, लेकिन वोट नहीं पकड़ पाए। बिहारियों के क्या नब्ज नहीं पकड़ पाए, ये भी सवाल उठता है।
अब कुछ भी कहिए कि ये दिल्ली से लाए, ट्रेन से भर के लाए, यहाँ से लाए, वहाँ से लाए, लेकिन विपक्ष को सिर्फ मंथन ही नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है उसको कई दिनों तक, कई सालों तक इसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। क्रिकेट में कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं, जो बहुत कमज़ोर प्रदर्शन करती हैं, तो उनका टेस्ट का दर्जा छिन जाता है। फिर बहुत दिनों तक वो अपने आप को टेस्ट का दर्जा साबित करने के लिए प्रयास करती हैं। मुझे लगता है बिहार में उसी तरीके का जो विपक्ष का टेस्ट का दर्जा छीन लिया है एनडीए ने। तो क्या आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी, उनको एनजीओ चलाना चाहिए, बस सिर्फ हाथ जोड़ लेने चाहिए? बिहार के लोगों को उनकी बातें क्यों पसंद नहीं आई? या इस सब के अलावा भी कुछ और है जिसको लेकर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने बयानबाजी भी की है? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का भी एक बयान आया उत्तर प्रदेश से। वो कह रहे हैं कि मैंने तो 3 महीने पहले कहा था ये ज्ञानादेश है, ज्ञानेश कुमार का जनादेश है। उन्होंने तो पहले ही सर्टिफिकेट दे दिया था नरेंद्र मोदी को 3 महीने पहले ही कि बिहार आप जीत रहे हैं, या आप जीत गए, आपको हमने जिता दिया। इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या इस तरह की बातें करके इतने प्रचंड बहुमत को नकारा जा सकता है? इतने प्रचंड बहुमत का क्या अपमान नहीं है? ये बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन आज मंथन में जो हमने सेंट्रल आइडिया लिया है वो ये है कि बीजेपी के रणनीतिकारों ने, खासतौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बिहार में, जिसमें कहते थे लालू प्रसाद यादव भी खुद कि जब तक समोसे में आलू तब तक बिहार में लालू, और हर बार नीतीश कुमार, ये 20 साल से तो हम सुन ही रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में भी एक टिप्पणी भी आई कि नीतीश कुमार को राजनीति से इच्छा रिटायरमेंट का वरदान है, मुख्यमंत्री पद से। तो क्या ऐसी स्थिति लालू और नीतीश की रह गई है? लोग कहेंगे दुर्गेंद्र चौहान आप क्या बकवास कर रहे हैं, नीतीश कुमार 85 सीटें जीते हैं और उनकी आप हैसियत की बात कर रहे हैं। लालू की तो मान सकते हैं कि भाई लालू की पार्टी 25 सीटों पर निपट गई। लेकिन अगर इस टैली को देखें, इस आंकड़े को देखें, तो बीजेपी अब को नीतीश कुमार के कंधों की बीजेपी को जरूरत नहीं रही। बीजेपी, एलजेपी, हम, आरएलएम, ये सब मिला के बहुमत के करीब हैं। बहुमत का आंकड़ा 122 है और 4-5 विधायक ओवैसी साहब के हैं। कहीं भी चिराग की पार्टी में, हम में, तुम में कहीं ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी हो भी सकता है। ऐसा कोई असंभव नहीं, पहले हुआ है। इसी आधार पे हम कह रहे हैं इस बात को। तो जो कंफर्टेबल बहुमत है, बीजेपी का मुख्यमंत्री, बीजेपी की सरकार उस स्थिति में आ गए हैं। ये बात आज बहुत खराब लगे, नीतीश कुमार 2 साल के लिए चीफ मिनिस्टर हों, 1 साल के लिए चीफ मिनिस्टर हों, लेकिन पूरे 5 साल नहीं वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। ये बात आज हम दावे के साथ कह रहे हैं, पूरे दावे और होशो हवास में कह रहे हैं। तो मंथन में आज यही हमारा सवाल होगा कि क्या बीजेपी ने ये जो सुनामी लाकर लालू और नीतीश दोनों को बिहार में निपटा दिया? बड़ा सवाल। तो बहुत सारे बयान दर्शकों ने सुने होंगे। अब मैं बयान तो नहीं सुनाऊंगा आज, क्योंकि बहुत सारे बयानात नेताओं के सुबह चल रहे हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं। पैनल को सामने लाया जाए, बहुत विद्वान, बड़े अनुभवी, पत्रकारिता के धुरंधर लोग, देश के तमाम बड़े संस्थानों को लॉन्च करने वाले, तमाम बड़े संस्थानों को बहुत बेहतरीन तरीके से संचालित करने वाले संपादक, विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। परिचय कराते हैं आलोक भदौरिया, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, संपादक, तमाम राष्ट्रीय चैनलों और अखबारों के मुखिया के रूप में वो काम कर चुके हैं। बहुत स्वागत आलोक जी। एस हनुमंतराव साहब, इस देश के बहुत ही बड़े पत्रकार, चिरप्रसिद्ध पत्रकार, संपादक, तमाम बड़े बड़े
मीडिया वेंचर्स को लॉन्च करा के उन्हें सफलता दिलाने वाले। राव साहब, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और महेंद्र सिंह इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आज राजेश झा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता राजेश झा जी भी हमारे साथ बिहार से जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत बधाई। अद्भुत, अद्वितीय, भूतो न भविष्यतो। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन आपके गठबंधन का, आपकी पार्टी का, आपकी रणनीति का लोहा जो है बिहार ने मारा, पूरे देश ने माना, तमाम लोगों ने माना। इसलिए आपको कई कई बार बधाई, बहुत बहुत बधाई राजेश जी। सीधे सीधे राजेश जी से चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। राजेश जी, ऐसा प्रचंड बहुमत, उसके पीछे एक दो बड़ी वजह क्या, और तीसरा जो मेरा सवाल है कि क्या बीजेपी ने लालू और नीतीश दोनों को निपटा दिया बिहार में? क्योंकि आप माइनस नीतीश भी सरकार बनाने की स्थिति में हैं। हालांकि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप यही हमसे कहेंगे, और आप ना करें वो आपकी ईमानदारी, आपने पिछली बार भी नहीं किया था। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते जो मैं देख रहा हूं कि लालू और नीतीश जो 89 से लगातार कांग्रेस के जगन्नाथ मिश्रा के हटने के बाद लगातार सत्ता में घूम फिर कर यही दो चेहरे हैं, यही दो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्हीं दोनों के राबड़ी देवी बीच में आई। बीजेपी और कांग्रेस तो खैर अब 3 में न 13 में कहीं बची नहीं, लेकिन बीजेपी ने ये संकल्प, और इस संकल्प के लिए बहुत दिनों से वो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उनके लाखों करोड़ों कार्यकर्ता। राजेश जी। दुर्गेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और चैनल पे आए सभी महानुभावों को नमस्कार करते हैं, और आपके मंथन कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के देवतुल्य जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद भी करना चाहेंगे। दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है, गले लगा के आशीर्वाद दिया। भाई बहन, माता बहनें सभी ने खुलकर आकर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के पांचों पांडवों को न सिर्फ आशीर्वाद दिया बल्कि इतनी शक्ति भर दी है कि जो सपना देख रहे थे एनडीए घटक दल के सभी नेता कि भारत को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए, बिहार के लिए जो संख्या चाहिए थी, उसको दोनों हाथों से उछल कर दे दिया है। और अब बिहार के लिए एक रास्ता खोल दिया गया है और सीधा सीधा जवाब दिया है उन तमाम पार्टियों को जो 20 साल पहले जिस तरह से उन लोगों ने अपने कार्यकाल में जंगल राज का स्थापना किया था, जिस तरह से उन लोगों ने अपहरण को, हत्या को, बलात्कार को अपना धंधा बनाया था, शाम में जिस तरह से लड़कियों को तो छोड़ दीजिए, आम जनता को निकलना रोड पे बड़ा दुर्लभ हो गया था। 6 बजे के शाम में कोई भला आदमी नजर नहीं आता था जी। इस तमाम चीजों को जनता ने बहुत बखूबी समझा और एनडीए के ऊपर पूरा पूरा भरोसा किया। हमने आपके चैनल के माध्यम से बीच में जब आपने आमंत्रित किया था तो आपको रुझान के तौर पर उस समय भी मैंने कहा था, आपने कहा था कि दुर्गेंद्र भाई देखिए, इस बार जो जनता का मूड है ये 160 से 180 के बीच में जाने वाला है। कहा था क्योंकि चुनाव के पहले जिस तरह की स्थितियां पैदा किया महागठबंधन के आपस में लोगों ने, कई ऐसे सीटों पे दुर्गेंद्र भाई आपने देखा कि दोनों पार्टी बल्कि 3-3 पार्टियों ने खड़ा कर दिया एक कैंडिडेट जी। राजद ने भी खड़ा कर दिया, कांग्रेस ने भी खड़ा कर दिया, वीआईपी ने भी खड़ा कर दिया, और इनका तालमेल बन ही नहीं पा रहा था। तो वहां पर क्या जनता ने इनके बारे में समझ लिया, जब ये आपस में अभी नहीं संभल पा रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे। दूसरी बात क्या थी कि हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे कि महिलाओं ने जिस तरह से ऐतिहासिक वोटिंग किया है, जो परसेंटेज है बिहार में, आज तक इस तरह का परसेंटेज महिलाओं के द्वारा बिहार में नहीं देखा गया कभी भी। तो ये रुझान आ रहा था कि जिस तरह उत्साह दिख रहा था, तो ये तय था। और एग्जिट पोल में आपने देखा कि 11 में से 10 एग्जिट पोल भारी संख्या में
सीट की रुझान को वो दिखा रहे थे। जी जी। लेकिन फिर भी दुर्गेंद्र जी, आपके मैं सवालों का जवाब दूंगा। आपने 2-3 सवाल पूछ लिया है, मैं जो मुख्य सवाल है उस पर भी आ रहा हूं। फिर भी मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है कि महागठबंधन के लोग उस दिन तो छोड़ दीजिए, आज भी जब वो 50 के नीचे आंकड़ा पे आ रहे थे 12 बजे से 2 बजे के बीच में, फिर भी बोल रहे थे कि ये तो शुरुआती रुझान है, ये पलट जाएगा। ऐसा कई बार हुआ है। मतलब बेशर्मी की हद को देखिए। राजेश जी, कार्यकर्ताओं को ढांढस बंधाने के लिए ऐसा किया जाता है, उन्होंने भी किया होगा। कार्यकर्ताओं पे मरहम लगाने के लिए ऐसा करते हैं नेता। कार्यकर्ताओं को ढांढस अब अभी भी बना दें, अभी भी आके चैनल पे बोले कि अब भी पलट जाएगा बाजी। तो ये जो जनता के अंदर जो विश्वास था दुर्गेंद्र जी, उस विश्वास को भरने के लिए ना काम करना पड़ता है। नीतीश बाबू का 20 साल से जो सुशासन सरकार चल रहा है वो कार्य किया है उन्होंने। और जो आपने सवाल किया कि नीतीश और लालू दोनों को निपटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं कार्य ना करे, तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म को मानने वाली जो एनडीए की जो अलायंस है ना, इसको बनाया है। ठीक है। और वीरेंद्र जी, मैं आपको यकीन के साथ बोलता हूं, हालांकि आपने बोला आप तो ना बोलेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको यहां आज यकीन दिलाता हूं कि हम लोगों के पास 2-2 सीट लेके आने वाले, 4-4 सीट लेके आने वाले को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता है और पूरे 5 साल पूरा किया जाता है। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार कार्य किया, और आप लोगों ने भी बहुत अच्छे चैनल के माध्यम से सारा डिबेट करवाया ताकि जनता तक ये सारी चीज स्पष्ट रूप से पहुंचे। धन्यवाद। सहान परवेज आरजेडी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहान भाई, स्वागत। जनता है इस तरह के फैसले देती है और आपको सर माथे पर रखना होता है। ये नेता की मजबूरी होती, पार्टी की मजबूरी होती है। नेहोरा प्रसाद जी क्या का आज दिन है, जेडीयू के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता, बहुत स्वागत, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमारे चैनल पर आए। और बेहतरीन प्रदर्शन नीतीश कुमार का, आपके गठबंधन का, और यूँ कहें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरीके से आप लोगों ने प्रदर्शन किया वो अब तक का ऐतिहासिक प्रदर्शन है बिहार में। बहुत बहुत बधाई आपको। नेहोरा जी, जो मेरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि मैं इसे देख रहा हूं कि बीजेपी ने लालू और नीतीश दोनों को निपटा दिया। इसी पर रिएक्ट कर दीजिए सीधे। अनम्यूट करिए नेहोरा भाई। आपका प्रश्न ही गलत है। आप सही कर दीजिए, बोल दीजिए उसको। नीतीश जी, लालू जी को भले ही निपटाया गया, दोनों मिलकर, अकेले कोई नहीं लालू यादव को निपटा सकता था। नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी दोनों मिलकर वैसे दल को निपटाया जो बिहार के लिए हितकर नहीं था और जो बिहार में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहा था। वैसे दल को इन लोगों के निर्देश पर, इन लोगों के लोकप्रियता के कारण जनता ने निपटा दिया। नीतीश कुमार और आदरणीय मोदी जी को, नीतीश जी को बिहार में और मोदी जी को देश में अभी तो निकट भविष्य में कोई निपटाने वाला नहीं है। दोनों काम करने वाले आदमी है, जनता के लिए, देश के लिए, बिहार के लिए। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 20 वर्षों तक काम करने के बाद, सत्ता में रहने के बाद एक भी व्यक्ति इस चुनाव में नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलने वाला नहीं मिला कि नीतीश कुमार जी ने गड़बड़ किया है। उसी प्रकार प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं मिला कि प्रधानमंत्री जी ने गलत किया है। राजनीतिक रूप से भले ही बोल दे, लेकिन जो जमीनी हकीकत है कि इन दोनों के खिलाफ कोई बिहार की जनता नहीं रही। और इतनी लोकप्रियता और इतने काम बिहार में हुए कि दोनों नेताओं के ताकत से और एनडीए के ताकत से जो पांचों दल एनडीए के एलआई पार्टी थे, उनके समन्वय, उनके आपस में मेल मिलाप, उनके आपस में एक चुनाव लड़ने का स्ट्रेटजी,
जिसके आधार पर आज हम लोग इतना बहुमत लाए हैं। 2010 के बाद पहली बार एनडीए को इतना बहुमत मिला। मुझको जहां तक स्मरण है 2010 में 2006 आया था, जहां तक मुझको स्मरण है। तो करीब करीब इस बार भी उतना ही दो चार कम हो गया। ठीक बात है। बहुत सारे आपके नेता कहते थे, नियोरा भाई, बहुत सारे लोग आपके कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे कि हम इस बार 2010 दोहराने जा रहे हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि 2010 दोहराने जा रहे हैं। 202 रह गया और प्रचंड बहुमत मिला। वास्तव में जो जनता का निर्णय होता है उसे सबको सर माथे पर रखना होता है। लेकिन मेरा सवाल यही कि क्या बिहार से बीजेपी ने लालू और नीतीश कुमार को निपटा दिया? इस सवाल पर मैं आखिरी तक इस कार्यक्रम में रहूंगा। फिलहाल एक ब्रेक ले रहा हूं। बिहार में एनडीए की सुनामी, इसमें कोई शक नहीं है। आंकड़े बता रहे हैं 2010 में 206 सीटें जीती थी नीतीश कुमार और बीजेपी ने, आज 202। 2010 का प्रदर्शन बहुत सारे नेता इस चुनाव के दौरान कर रहे थे कि हम दोहराएंगे। हमारे साथ सहान परवेज आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूँकि पॉलिटिकल लोगों से हमने बातचीत की है, लेकिन इसी कड़ी में हम सहान परवेज के पास भी जाएंगे। सहान परवेज, कौन सी ऐसी सबसे बड़ी वजह आप मानते हैं जो इतनी भयंकर पराजय? क्योंकि आरजेडी एक ऐसा दल है कि 15, 20, 2 बार 2015 में, 2020 में, दोनों बार सबसे बड़ी पार्टी था। इस बार भी जो सर्वे है वो इस जगह चूक गए कि आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी वो बता रहे थे। सहान परवेज, देखिए दुर्गेंद्र जी, सबसे पहले मैं तो निहोरा जी को आज मुबारकबाद देता हूं कि मैनिपुलेटेड मैंडेट, उनको बधाई हो। और जो मैनिपुलेटेड मैंडेट अगर आज के दिन में नहीं हुआ होता तो ये तय था कि जो 72,000 करोड़ सीएजी का जो घपला था उसकी जांच होनी तय थी। ये तय था कि 1 रुपये प्रति एकड़ की दर से जो अडानी को भागलपुर के अंदर जमीनें बेच दी गई उसकी जांच होनी तय थी। और ये भी तय था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में जो नाबालिग बच्चियों के साथ घिनौना जघन्य अपराध और बलात्कार किया गया उसकी भी जांच होनी तय थी। तो ये कहीं ना कहीं उद्योगपतियों या भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के पैर से जमीन खिसक गई थी। और बधाई हो निहोरा प्रसाद जी को फिर से एक बार। अरे राजेश जी को बधाई दे दीजिए भाई, राजेश जी को भी दे दीजिए। मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ ना आज। राजेश जी को दे दीजिए बधाई, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। अब आज जल्दी कटी मत कहिए, बधाई दे दीजिए। नहीं, मैं तो बधाई दे रहा हूँ कि मैनिपुलेटेड मैंडेट ने शायद उनको बचा लिया। और एक बात मैं दुर्गेंद्र जी याद दिला देना चाहता हूँ कि हम सबको याद है और हम सब ने पढ़ा है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में तानाशाही जिस प्रकार से अगर कभी लागू होते हुए कोई इतिहास आप पढ़ेंगे तो वो इतिहास बस ऐसे ही लगेगा कि कुछ न कुछ यही इतिहास दोहराया जा रहा है, यही कहानी दोहराई जा रही है। तो आप लोग क्या करेंगे? दुनिया के सबसे बड़े, अच्छा मान लिया कि तानाशाही है, बहुत सुन रहा था, मेरी बात सुनिए तो अच्छा लगेगा। जर्मनी के सबसे बड़े तानाशाह दुनिया के जो गुजरे, हिटलर, जब वो सत्ता में आए तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से सत्ता में आए थे, परंतु जब उनको सत्ता से बाहर किया गया तो वो दुर्भाग्य से लोकतांत्रिक नहीं था। तो ये जो आज जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, कि अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या चुनाव आयोग के कोई मायने बचे हैं? क्या बिहार के और देश के अंदर चुनाव कराने के कोई मायने बचे हैं? क्या मीडिया की विश्वसनीयता कहीं मायने रखती है अब? तो जो भी एक स्क्रिप्ट दुर्गेंद्र जी मैंने पढ़ा, आपने वो देखा होगा, हम लोगों ने बचपन में देखे गांव में ताश खेलते हुए लोगों को, और हमने ताश की पत्तियों में कई कलाकार को देखा है जो आज भी आपको कई टीवी स्क्रीन पे या कहीं पे यूट्यूब पे मिल जाएगा। वो ताश को पूरा मिक्सअप करेगा और वो कहेगा कि इतने नंबर में ये कार्ड निकलेगा, और वो कार्ड निकला। वो अमित शाह जी की जो बयान थी और जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की खेमा कह रही थी कि 209 सीट, और सारे पॉलिटिकल पंडित आश्चर्य थे इस बात से कि ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव ग्राउंड पर हमने भी कराया था और चुनाव में हम भी पार्टिसिपेटेड थे। और दुर्गेंद्र जी, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी आज
आश्चर्यचकित होंगे कि ये मैंडेट नहीं है, ये ठीक है। मैनिपुलेटेड मैंडेट है। ठीक है। और मैनिपुलेटेड मैंडेट से इस देश की लोकतंत्र पे आपने जो प्रहार किया है उसका जवाब आपको मिलेगा। और तत्काल निहोरा जी, आपका गुलाबी बंडी और उसके साथ मैचिंग गुलाबी पेन बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मुबारकबाद। चलिए, आप लोग आपस में सौहार्द बनाए रखे। बहुत धन्यवाद साहब। नहीं, त्रुटेंद्र जी, आप बने रहिए। देखिए मुझको जवाब देने देखिए, दीजिए। अब मैं जवाब लूंगा, लेकिन पहले 3 देश के बड़े पत्रकार इंतजार कर रहे हैं पिछले 30 मिनट से। मैं जवाब लूंगा, क्योंकि जवाब में नदीम श्रवण और शंकर जयकिशन की तरह शो चला जाएगा। ये हमें 3 बड़े पत्रकार जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका व्यू पॉइंट आप जानना है, इसलिए आज ये मत करिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वाला। आज रुकिएगा महाराज। मैं कल से अलग कर दूंगा व्यवस्था, आप लोगों के लिए 3 लोगों को बुलाऊंगा, आप बात कर लीजिएगा आपस में। आलोक भदौरिया जी को आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम में। आलोक जी, हम और आप लगातार 3-4 दिन से देख रहे थे, लास्ट जो हम लोगों ने डिबेट की तो उसमें भी इस तरह की जो एग्जिट पोल थे उस पर हम लोग बात कर रहे थे। आज भी आप भी आश्चर्यचकित होंगे आलोक जी? नहीं, धन्यवाद दुर्गेंद्र जी। जी। मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हूँ। दरअसल एक ऐसा होता है ना कि आपको चुनाव का एक गणित और एक आभामंडल आजकल जो बनाया जाता है उसको समझना पड़ेगा, जिसको एक नैरेटिव कहते हैं, विचार विमर्श कहते हैं, उसको एक समझना पड़ेगा। तो आपका किसी भी विपक्ष का कोई भी हो, मतलब अगर सत्तारूढ़ वहां पर अगर एनडीए है या बीजेपी है, मुख्य तौर पर तो बीजेपी है और एनडीए को तो खैर कह दिया जाता है, तो ये अपनी चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं। कंपनी चलाने का अर्थ होता है सीओ। सीओ को मतलब होता है कि उनके स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। एक तो होता है कि अपना उत्पाद बेचना, माल बेचना। अगर हम किसी कंपनी की बात करते हैं, पहला उद्देश्य माल बेचना, और दूसरा माल बेचने के लिए सामने वाले के माल की कमियों को उजागर करते रहना। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं। अब हम इसको, आपके सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कहे कि नैरेटिव बनाना आता है, किसी भी चुनाव में हवा बनाने में 2-3 चीजें बड़ी सहायक होती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 70 की दशक की अगर बात करें, 80 के दशक की बात करें, तो ये है कि रात में 2 रात पहले वहां पर शराब बढ़ जाती थी, पैसे बढ़ जाते थे। आपने जरूर ये किस्सा सुना होगा। जी 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 जी, बिल्कुल सुना होगा, तमाम पत्रकारों ने बताया होगा। ऐसे अभी 90 के दशक तक चल रहा था सब ये। हाँ, ये सब चल रहा था। तो पहले ये था कि वो चुपचाप बांटे जाते थे। अब ये है कि अब वो डिजिटल पेमेंट किए जाते हैं। मामला तो वही। अब सवाल ये है कि अब डिजिटल पेमेंट करने में 2 चीजें। देखिए, देश कैसे बनता है, इसके लिए हम पहले, अब बिहार में सुशासन की आप बहुत बातें कर रहे हैं, सब कुछ है। मैं थोड़ा सा एक आर्थिक में केवल 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा। बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 20 साल के सुशासन के बाद आय कितनी है? 66,000 प्रति व्यक्ति। और देश की आय कितनी है? उससे आधी आय बिहार में है। अगर आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की अगर बात करें तो वो तो 52% है। तो सवाल है कि ऐसी स्थिति में आप ये मान करके चलिए कि जो चुनाव होता है ना, वो नैरेटिव पे गढ़ा जाता है, नैरेटिव पे जीता जाता है। तो उसी आधार पे अगर आप गणना करें, तो मैं ये नहीं मानता, मेरा मानना है कि अगर घुड़दौड़ होती है, अगर रेस होती है, तो ऐसा नहीं कि जो बीच रास्ते में गिर जाता है तो अब सारे लोग उसको उसकी चर्चा करने लगते हैं, उसकी कमियां गिनाने लगते हैं। मैं कांग्रेस की कमियां गिनाने या महागठबंधन की कमियों पे बात नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूं कि सत्ता पक्ष जीता कैसे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक बात है। सबसे बड़ा जो जातिगत जो जनगणना है, देखिए, पोजीशन हार रहा है उसकी तो लोग अब तमाम कमियां बताएंगे। लोग ये बताएंगे कि उन्होंने सफेद शर्ट पहन ली थी, हरी शर्ट पहन ली थी, ये नीली शर्ट पहन ली थी, इसलिए जीत गए थे, इसलिए हार गए थे, उन्होंने पहले किया था इसलिए जीत गए थे, हार गए थे। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा, जो मैनिफेस्टो के बाद जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो आधा मिनट भी नीतीश बाबू नहीं रुके थे, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगी। तो यानी उधर सब कुछ एक रस नहीं था, समरस नहीं था, सौहार्द नहीं था, और एनडीए में ही सारा सौहार्द था। मैं इस चीज को मानने से इनकार करता हूं, क्योंकि मौजूदा चीफ मिनिस्टर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैनिफेस्टो की कॉन्फ्रेंस में अगर आधा मिनट भी समय ना देकर उठकर चला जाए, फिर उसके बाद अगर आप सौहार्द की बातें करें तो ये बात नहीं समझ में आती। नतीजा तो बेहद सौहार्दपूर्ण है।
नतीजा तो बेहद इसका सौहार्दपूर्ण है। इसका मतलब कि चुनाव जीता कैसे जाता है, ये जरा तो जरा आलोक जी, किसने मना कर रखा है कि कांग्रेस और आरजेडी वो तरीका ना सीखे? आपने भी नहीं रोका होगा, हमने भी नहीं रोका होगा। अरे वो भी करें आके, वो भी सीखे। नहीं, इसमें देखिए, एक बार राजनीतिक पार्टी को समर्थन किसका मिलता है, दो तीन चार चीजें होती है। एक तो होती है संसाधन, और दूसरे होते हैं कि जो संस्थाएं हैं वो कितना सपोर्ट करती हैं। अगर आप चुनाव आयोग की अगर आप ये बात करें, तो अगर आपको चुनाव कराना है तो आपने एसआईआर बहुत जल्दी किया, मैं इस पे भी नहीं जाना चाहता। जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं, तो फिर मैं वो चक्रव्यूह की बातें करता हूँ, जहां पे सारे महारथी मिलकर के अभिमन्यु का वध करते हैं। तो सवाल ये है कि जीतना है, साम दाम दंड भेद, राजनीति का ये एक नियम है, ये कौटिल्य ने जिन्हें कब से कह रखा है, जी, इसको ये अपनाया जाता ठीक है। है, इसलिए ठीक। मैं महागठबंधन की कमियों को पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा। जी, अगर आप नीतीश ने, आपने जैसे कहा कि नीतीश कुमार, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि आपने कहा कि नीतीश कुमार को भी निपटा दिया। तो ऐसे ही आप याद करिए कि शिवराज चौहान भी का भी अगर याद करें, मध्य प्रदेश का, अगर आप राजस्थान का, अगर वसुंधरा राजे का भी याद करें, तो आप याद करिए कि जो गठबंधन की बातें जो बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं, अभी देखना पड़ेगा कि आने वाले 3 दिनों में या आने वाले 6 महीने में ये गठबंधन ठीक के है, जो सुर की जो मतलब जो कसीदे काढ़े जा रहे हैं, वो कितनी हकीकत में पहुंचेंगे, कितने जमीन पे उतरेंगे, ये भी देखने लायक ठीक बात बात है। हनुमान जी, आपकी तरफ आ रहा हूं। इस पूरे जी। चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। नहीं, देखिए, बहुत सारी बातों से आलोक जी के मैं सहमत हूँ, लेकिन कुल मिला के जब आप बिहार की बात करते हैं, तो अगर हम सिर्फ अंक गणित की दृष्टि से देखें, अभी हम ज्ञानेश कुमार फैक्टर और तमाम अदर फैक्टर्स को बगल में रखें, केवल इसको हम केवल चुनावी गणित की दृष्टि से देखें, तो बिहार में 3 बड़े धड़े हैं। पहला एक आरजेडी का धड़ा है, जिसके पास में एमवाई समीकरण है प्लस छोटा मोटा जो और वोट बैंक है। बीजेपी के पास में अगड़ा, थोड़ा हिस्सा ईसीबी का और ईबीसी का और अन्य जातियों का, और नीतीश के पास में पूरा एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटीज का पूरा चक। और ये लगभग 25 से 28 और 30% तक ये सबके पास में है। अगर बिहार में आपको सरकार बनानी है तो आपको 40% का आंकड़ा क्रॉस करना पड़ता है, और जो पार्टी 40% का आंकड़ा या जो गठबंधन 40% का आंकड़ा क्रॉस करता है, वो थंपिंग मेजॉरिटी के साथ में सरकार बनाती है। एक पिछला अपवाद छोड़ दीजिए जिसमें कि आरजेडी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। तो इस बार भी ये हुआ कि बीजेपी और नीतीश, क्योंकि दोनों साथ लड़ रहे थे, तो अंक गणित की दृष्टि से ये कॉम्बिनेशन ये बिल्कुल स्पष्ट था कि जब तक कांग्रेस और आरजेडी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटीज के वोट में बड़ी सेंध नहीं लगाती है, उनको कामयाबी नहीं मिल पाती। जी, ये पहला फैक्टर। जी, और इस कारण से आप देखेंगे कि जो नीतीश बाबू के साथ में एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी का वोटर था वो इंटैक्ट था, बीजेपी के साथ में अगड़ा और जो उसका अन्य उग्र हिंदुत्व वाला पॉस्चर वाला वोट और ये सारी चीजें वो इंटैक्ट था, और कमोबेश आरजेडी का भी इंटैक्ट है, जो उसका मुस्लिम और यादव समीकरण है और प्लस फ्रिंज वोटर्स का जो समीकरण उसका भी अपना था। लेकिन जब दो बड़े चंक मिल जाते हैं तो वो एक बड़ा लार्जर चंक। अब आ जाइए एक और नया चंक जो पिछले 20 साल से नीतीश जी ने डेवलप, वो था महिलाओं। सबसे ज्यादा महिलाओं को जरूरत होती है सुरक्षा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू यादव ने जो लेगेसी छोड़ी आने वाले दिनों के लिए, अपने पार्टी के लिए कहिए, बेटों के लिए कहिए, या अपने परिवार के लिए कहिए, वो लेगेसी कोई बहुत क्लीन लेगेसी नहीं। वो लेगेसी ऐसी नहीं थी कि जिस पर आप कैसल बना सके। वो लेगेसी जंगल राज थी, जो बिहार की आम जनता ने उस दौर में महसूस किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि इस दौर में उसकी कुछ निशानियां बची, लेकिन वो एक दौर था, भयावह दौर था, इसमें कोई दो राय। और बीजेपी कहिए या प्रधानमंत्री कहिए, और इवन मौकों पर नीतीश बाबू उस चीज का जिक्र करके उस डर को खूब, और यही कारण है कि बिहार में विकास की रफ्तार धीमी रहने के बावजूद पिछले 20 साल से नीतीश कुमार बने हुए थे, और एक बार फिर से उनके नेतृत्व में
बड़े बहुमत के साथ में जो है बीजेपी जदयू की जो गठबंधन है वो वापस लौटा है। तो ये 20 साल से जो महिला वोटरों को नर्चर किया नीतीश कुमार ने, ये बहुत बड़ी ताकत बनी राव है। सर, अभी प्रधानमंत्री ने एमओआई को कहा महिला और यूथ, मैं वही एक कह रहा हूं आरजेडी कि का देखिए, एमओआई जो है और महिला एक वोटर, बीजेपी का एमओआई है। देखिए महिला को जो मैं बताऊं कि लगभग ऐसी 150 विधानसभाएं हैं जिसमें महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से ज्यादा रहा है। और जो मोटे मोटे आंकड़े निकल के आ रहे हैं, बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन मोटे आंकड़े जो निकल के आ रहे हैं, 2/3 महिलाओं ने जदयू भाजपा गठबंधन को वोट दिया है, 1/3 ने जो है आरजेडी। तो ये आप 2/3 का 1/3 से जब कंपैरिजन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 2/3 बहुत भारी पड़ता है। यूथ उतनी मात्रा में, जो बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का कहना था कि जो महिला वोटरों ने वोटिंग की है उसको यूथ ने बैलेंस किया है, जी। लेकिन यूथ उस तरीके से बैलेंस नहीं कर पाया। महिला वोटर इंटैक्ट नीतीश के साथ खड़ी रही हैं। और अगर बीजेपी और नीतीश की जीत में, देखिए आपको नीतीश कुमार के सीटों का आंकड़ा भले भाजपा से कम नजर आए, लेकिन वो उन कोर एरिया के सीटें हैं जो आरजेडी के खाते में जा सकते। देखिए भाजपा के अपने अर्बन सेंटर्स हैं, भाजपा के अपने सर्टेन फिक्स पॉकेट्स हैं, लेकिन नीतीश ने उन पॉकेट्स में जाकर के सीटों को खींचा है जो आरजेडी की तरफ भी जा सकते थे। सर, इट मेक्स राव सर, मुझे आपकी टैली में, आप जो इस आज की टैली में आप जो कह रहे हैं वो एक फैक्टर निश्चित तौर पर है, लेकिन मुझे इस टैली में दिख रहा है लालू और नीतीश दोनों की बिहार से विदाई। नहीं, देखिए अब इस मुद्दे पे ये जो आप मूल सवाल लेके चल रहे हैं, इसमें मैं अपना मत रखना चाहूंगा कि भाजपा तो चाहती है कि नीतीश की विदाई हो, तो लेकिन हो गई वो सर ना, नीतीश की टैली विदाई देखिए करा सर। नहीं पाई। सर देखिए हो गई, करा नहीं पाई। वो जिस दिन सर चाहेंगे वो हटा देंगे नीतीश को, जिस दिन चाहेंगे। आप देखिए ना, तो 119 तो हो रहे हैं, 4-5 ओवैसी साहब की सरकार बन गई सर। नहीं, वो नहीं जरूरी, कांग्रेस के भी टूट सकते हैं, किसी के भी टूट सकते हैं। टूटने के लिए, जब तोड़ने के लिए आप जहां बैठ सर जाएंगे 5 तो और 4 कहीं हैं से वहां भी- आराम से टूट जाएंगे, जो 5-4 वाले वो कोई दिक्कत नहीं। आप आरजेडी के 10 विधायकों का इस्तीफा करवा दीजिए, फिर से चुनाव करवा दीजिए, उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, ज्ञानेश फैक्टर की मतलब हम लोग अब बात कर ही रहे हैं, डिपेंडेंसी सर, फिर 4 आ जाएंगे। डिपेंडेंसी सर नहीं बची, नीतीश कुमार के कंधे की डिपेंडेंसी नहीं बची। वो बीजेपी नहीं, उनको बहुत दूर तक ले जाए। अभी भाजपा इस स्थिति में नहीं है कि तुरंत नीतीश को नाराज करे। क्यों? कि केंद्र में उनको नीतीश का समर्थन चाहिए, केंद्र में वो किसी तरह की अस्थिरता नहीं चाहते। अगर कोई बड़ा कदम उठाएगी भाजपा तो बहुत सोच समझ के और बहुत फुल प्रूफ ऑपरेशन के बाद उठाएगी। उनको बिहार नहीं, उनको भारत चाहिए। तो अभी चूंकि नीतीश का समर्थन जरूरी है, तो ये भाजपा की मजबूरी, आगे देख रहे हैं सर, कुछ दिनों बाद देख रहे हैं, 6 महीने, 4 महीने, 1 साल, नहीं, ये नहीं देख रहे, 5 साल तक नहीं देख रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं कि अगर नीतीश इतनी सीटें नहीं लाए होते, तब शायद भाजपा एक बार को कोशिश कर सकती थी। लेकिन अभी भाजपा थोड़ा संभल के चलेगी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी उन्हें नीतीश कुमार की जरूरत है जी। और इतनी जल्दबाजी में भाजपा, तो कम से कम मुझे 2-2.5 साल तक तो नीतीश पे बहुत बड़ा आसन्न खतरा नहीं दिखता है। लेकिन 29 के पहले अगर कोई समीकरण बदलते हैं, 29 के 6 महीने पहले अगर कोई बड़े समीकरण बदलते हैं, तो इससे मैं इनकार भी नहीं। सर इसी लेकिन की तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि न्यूज एक ऐसा चैनल है, एकमात्र चैनल है जो इसी लेकिन पर ही चर्चा कर रहा। दिन भर तो लोग झोंके हुए हैं। महेंद्र सिंह, मैं इसी लेकिन पर आपसे चाहूंगा कि आप क्या राय रखते हैं? जी दुर्गेन जी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा जोड़ूंगा कि अगर 29 तक रुकते हैं, 6 महीने पहले तक, तो फिर 6 महीने पहले नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार से सीटें चाहिए देश के लिए, और नीतीश बहुत बड़ा फैक्टर है। नीतीश को माइनस करके नहीं जा सकते। हाँ, नीतीश कुमार को कहीं केंद्र में राष्ट्रपति के चुनाव है अगले साल शायद, तो कर सकते हैं। अगर वहां सेट कर लें तो कुछ बिना किए बिना कुछ बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, उनका मुख्यमंत्री आ जाएगा। ये एक संभावना हम देख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति पद के लिए उनको
यहाँ केंद्र में सेटल कर दें और उसके बाद फिर बीजेपी के लिए कोई खतरा नहीं है, पार्टी तोड़ने का भी कुछ नहीं है। स्वतः बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा और जेडीयू उनके साथ रहेगी। ये एक मैं देख रहा हूँ, और ऐसा काफी हद तक संभव हो भी सकता है, राजनीति में कोई वो नहीं। रही बात पार्टी तोड़ने की, तो पार्टी फिर अगर तोड़ना ही होगा बीजेपी को तो फिर वो जेडीयू को तोड़ेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। और जेडीयू केंद्र में भी उनको सांसद चाहिए, जैसा कि अगर देखा जाए मोदी जी को केंद्र पहले बचाना है, बिहार बाद में, तो केंद्र से कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। हाँ, वो बात तो राव सर भी कह रहे हैं कि वो नीतीश जी रिस्क को, नहीं लेना चाहेंगे, उन्हें भारत चाहिए। हाँ, क्योंकि नीतीश जी को अपमानित करने का मतलब है बहुत बड़ा एक वोटर वर्ग है जो सिर्फ ना बिहार में है, वो यूपी में भी है। नीतीश कुमार के सेंटिमेंट्स का वोटर वो बाकी जगहों पर भी है। मतलब नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के नेता नहीं है, मैं नहीं मानता, उनका इम्पैक्ट कई जगहों पर है। तो वो अभी रिस्क इतना तो नहीं लेंगे। एक ही संभावना मुझे जो नजर आ रही वो है कि अगर वो राष्ट्रपति पद के लिए तैयार हो जाते हैं नीतीश जी, और उनको यहाँ पर सेटल किया जाता है, तो फिर बीजेपी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये जो भयानक भयानक किसको हम कहेंगे, महा बिल्कुल शुद्ध भाषा में विपक्ष की ऐसी तैसी करने वाला बहुमत, इसको क्या मानते हैं? अभी तो लगातार, लेकिन मैं तारीफ करूंगा जो पोस्टर हैं, जो हमारे आपके गले किसी का नहीं उतर रहा था कि भैया 200 सीट आ जाएगी, और वो लग रहा उनको, उनकी जेब में पहले से पर्ची पड़ी हुई थी कि हाँ यार 200 ही आएंगी, और वो लगातार बताते रहे हम लोग को, हम लोग यहाँ बैठ के उनको खारिज करते रहे कि ना 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 इतना ऐसा नहीं हो सकता। तो इतना बढ़िया पोल सर्वे मैं नमन करता हूं सारे पोलस्टर को, और खास तौर पर के राम मोहन राव सर को, आज वो नहीं हमारे साथ में, लगातार वो कह रहे थे कि 187 से लेके 200 तक हम लोग चर्चा भी कर रहे थे। नहीं, मुझे तो उन्हीं का पोल केवल एग्जैक्ट लगा, बाकी सब फेल हो गए। फिर मैं कहूँ, देखिए बाकी सब भी आरजेडी को तो जिता ही रहे थे ना। हाँ, सभी कह रहे थे कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होगी। राम मोहन राव के अलावा सारे लोग कह रहे थे कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होगी। केवल राव साहब नहीं कह रहे थे, तो वो कह रहे थे आरजेडी स्ट्रिंग करेगी, कांग्रेस स्ट्रिंग करेगी। हमको लगता है ब्यूरोक्रेट रहे, कहीं से पर्ची मिल गई उनको। बिल्कुल। और देखिए उनका एक और अनुमान सही निकला, वो ये कह रहे थे बार बार कि जेडीयू और बीजेपी में बहुत अंतर नहीं रहेगा। जेडीयू नहीं, वो कह रहे थे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, याद करिए। हाँ, बीजेपी, बिल्कुल बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, कोई मानने को तैयार नहीं था। बिल्कुल, तो वो उनका आकलन बिल्कुल सही रहा उनका। लेकिन ये इतनी बुरी गत होगी आरजेडी की, ये तो किसी ने नहीं सोचा था कि। अरे सर, कांग्रेस पे मुझे तरस आ रहा, आरजेडी को तो कैडर है, वो रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का क्या होगा? राहुल गांधी तालाब वाला में कूद लिए, क्या होगा? कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी इम्यून हो चुके हैं। सहनी जी बरामद नहीं हो रहे, ढूंढे नहीं मिल रहे हैं आज। उनको हम भी ढूंढ रहे थे कि जरा आ जाएं, तो वो कह रहे ना आने को तैयार नहीं। वीआईपी को जो हम लोगों ने ज्यादा, जो सब लोग उसको समझ रहे थे वीआईपी के बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे या बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा, ये मैं पहले से कह रहा हूं कि वीआईपी को इतना तवज्जो देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और इसकी एक वजह ये भी थी कि सर, मुझे ये लगता है कि जो बीजेपी है, बीजेपी इस समय पारस है। हमारी बात किसी को बुरी लगे तो लगती रहे, लेकिन पारस है जिसके ऊपर हाथ रख देते ही पता चला सोना हो जा रहा है। वो चाहे वीआईपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे जो हो, कोई भी दल हो, हम तुम मेरा पराया जो भी दल है, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं आऊंगा आलोक जी, मैं आऊंगा, मैं आपके विचार लूंगा। आप देश के बड़े संपादक हैं, मैं पूछूंगा आपसे। महेंद्र सिंह, कंक्लूड करिए। आलोक जी से मैं बात करूंगा, फिर तीनों पॉलिटिकल लोगों के पास जाऊंगा। सहान परवेज की भ्रकुटी तन रही है, वो बोलिए। देखिए बीजेपी को मैं फिर कहूंगा, बीजेपी से ज्यादा मुझे तो नीतीश जी की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा लग रही है कि वो इतना रिवाइव करके इतना आगे आए। हालांकि वो अभी महेंद्र जी, सारा चुनाव तो अमित शाह लड़े हैं, चाहे नीतीश जी के हिस्से का, चाहे पासवान जी के हिस्से का, खुद ही लड़े हैं। जो आप बात कह रहे थे ना कि नीतीश को निपटाने के लिए, मैं कह रहा हूँ वाकई बीजेपी नीतीश जी को निपटाने के लिए ही चुनाव लड़ रही थी। सीट बंटवारे से लेकर के देखे, उनके हिस्से की सीटें एलजेपी को गई, और ये शायद नीतीश जी समझ गए थे कि ये निपटाना चाहते हैं, और इसी वजह से दल के लोग भी निपटा रहे थे। ललन बाबू कह रहे थे मुख्यमंत्री बाद में तय होगा। संजय झा को नीतीश बाबू ने दो तीन बार खदेड़ा भी, संजय झा को मंचों पे खदेड़ा।
हाँ, और इसीलिए नीतीश जी ने फिर पूरा इसको संभाला कैंपेन को, उन्होंने फिर अपने किसी सिपह सालार को आगे नहीं किया। और आप देखेंगे उस कैंपेन को पूरा लीड किया उन्होंने साइलेंटली, मीडिया के सामने ना आके साइलेंटली लीड ठीक किया। बात है। जब घोषणा पत्र जारी हो रहा था, आधा मिनट का समय देने का मतलब ही यही था। उस घोषणा पत्र में भी इस तरीके के वादे किए गए थे जो उनके गले की हड्डी बन सकते थे और बनेंगे। वहां पर भी कहा गया था 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। तो ये उनके मनपसंद का वो नहीं रहा होगा, और ठीक पूरा बात है। उनको समझ में आ गई थी बात। ठीक बात और महेंद्र शायद इसीलिए वो रिवाइव किए, उनके पास साधन संसाधन जो भी रहे हो, लेकिन उन्होंने रिवाइव किया। मैं बाकी नहीं, नीतीश बीजेपी को कुमार मैं का इसका क्रेडिट कम नहीं हो जाता। नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आलोक जी बोलिए, आप अपनी असहमत दर्ज कराना चाहते हैं, बोलिए जल्दी से, मेरे पास 2 मिनट है बस अब। नहीं, देखिए, एक ऐसा है ना कि मैं महेंद्र जी की कई बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अगर आप ये कहें कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया या ये कर लिया या वो बने रहेंगे 2029 से पहले तक या 1 साल के बाद तक, मैं इस बात से सहमत सर नहीं हूँ। तीर तो उनका निशानी है क्योंकि ना तीर तो है नीतीश उनके पास। कुमार, देखिए, नीतीश कुमार एक में आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, ये मेरा ये अरे मानना सर, है पिछली बार भी विधानसभा कहा का। था मेरा आखिरी चुनाव है लेकिन वो इच्छा रिटायरमेंट होगा सर, आप देखिएगा। इस बार का प्रपोजिशन बिल्कुल अलग है। इस बार उन्होंने खुद नहीं कहा कि मैं आखिरी चुनाव लड़ रहा हूं, ना उनकी पार्टी ने कहा कि आखिरी चुनाव लड़ रहा हूं। और अगर आप ये सोचते हैं कि उनको कोई राष्ट्रपति पद या इस तरीके की कोई संभावना दिखा करके उनको इस पद से चलता कर दिया जाएगा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, ये बात से मैं सहमत हूँ महेंद्र जी की कि मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि देखिए, जदयू में तोड़फोड़ करने के लिए जरूरी है कि कुछ सांसद इनको करने जाए, ये तोड़फोड़ कर लेंगे, इनको सरकार बचानी है, ये भी सही है। लेकिन जिस तरीके से संसाधन की किसी राज्य को जरूरत होती है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार लाख कोशिशों के बाद भी बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं पा सके। इस बात को नहीं भूलना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। और जहां तक ये बात है, चुनाव का नैरेटिव, मैंने फिर कहा कि चुनाव का नैरेटिव दूसरे तरीके से गढ़ा गया है चुनाव के जीतने में। मैं तो चुनाव आयोग को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बाकी नीतीश को मैं दूसरे नंबर पर दूंगा, मोदी जी को तीसरे नंबर पर दूंगा, लेकिन पहले नंबर में धन्यवाद तो मैं ज्ञानेश जी को ही देने चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़ी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। ठीक बात है। मैं हनुमंत सर आपको एक चीज बता दूं, जी। मैं चैनल में भी मैंने एक आपके साथी से कहा कि मेरे पास आया एसआईआर का आ गया कि आप 2003 का आंकड़ा दीजिए। अब मुझे मेरा 2003 का ना वोटर वो है ना मेरे को वो याद है। आज मैंने 1 घंटा लगा दिया, मैं वो ढूंढ नहीं पाया एसआईआर में कि वो स्कूल का नाम क्या था। वो मुझे नाम नहीं याद था कि गया 2003। आपका भी वोट गया, मैं मान रहा हूं कि आपका वोट भी गया। हाँ, बस एक छोटी सी टिप्पणी हनुमंत सर, एक छोटी सी टिप्पणी कि बिहार के सामने चुनौतियां कितनी हैं, बस बहुत संक्षिप्त में सर, बस 30 सेकंड में। देखिए, बिहार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, चुनौतियों की कमी नहीं है। जैसा आलोक जी ने भी कहा कि पूरा दम लगाने के बावजूद नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू अपने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले पाए। हाँ, ये जरूर है कि ये पैकेज लेते रहेंगे, और नीतीश बाबू अपने टर्म्स पे देखिए, बिहार में नीतीश के साथ भाजपा का जो टकराव होगा उसका नुकसान भाजपा को ज्यादा होगा, नीतीश को कम। और नीतीश को जिस तरीके का देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मामले में उनके दोनों हाथों में लड्डू। भतीजा कभी भी आके चाचा की गोद में बैठ जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो मेन लड़ाई जितने भी दल हैं वैचारिक रूप से उनकी भाजपा से है। ये अलग बात है कि ये गठबंधन समय की मांग थी, जिसको देखते हुए नीतीश जी ने या चंद्रबाबू नायडू ने इसको दिल से नहीं दिमाग से ये गठबंधन किया। धन्यवाद सर, बहुत जी। तो मेरा ये मानना है जल्दी कि नीतीश अपने टर्म्स पे राजनीति करेंगे बिहार में, और भाजपा अभी आने वाले वक्त में बहुत कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाएगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, एस हनुमंत राव सर, राजेश झा, शाहन परवेज, रेणुका प्रसाद यादव जी, आलोक भदौरिया जी और महेंद्र सिंह, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। और बिहार की महान जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आज उन्होंने अपना मैंडेट, उनका मैंडेट आम हो गया। उन्होंने जो कुछ किया, जैसी सरकार चाहिए उसी सरकार के बारे में उनका मत सामने आ गया। 20 तारीख तक उम्मीद है कि उनको सरकार मिल जाएगी। चेहरा वही पुराना नीतीश कुमार, जिन पर उन्होंने भरोसा जताया है।
बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हम लोग पत्रकार हैं, यहाँ बैठ के बहुत सारी चर्चा करते रहते हैं। ग्राउंड लेवल पर क्या काम करने होंगे? क्या बिहार की जनता ने विपक्ष को थैंक यू कर दिया कि ना, आपकी कोई योजना, कोई वादे हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए तो बस नीतीश कुमार। नमस्कार।